ऊपर कोई नहीं है जा। अभिवादये टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति शैक्षिकांतर्जालीय तंत्रांशे भवतां भवतीनांच स्वागतम। अयमत्र हम संजय दत्त सती। स्वागत है आप सभी का आज की सुपर क्लास में। तो आज फिर से आप सबके सामने मैं उपस्थित हो गया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आप सबके लिए। और आज फिर से जो है ना एनसीईआरटी की जो है 6th क्लास की जो पुस्तक है उस पुस्तक में से आपके लिए प्रश्न बना करके लेकर के आया हूं। तो स्वागत है सभी का। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। लिंक आपकी स्क्रीन पर है। और मैं एक सेकंड जी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते कपिलेश्वर जी, रानी जी, अमरदीप जी, कोकिला जी, वंदु जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्ते रिहा यादव जी, मुन्ना कुमार जी, स्वागत है स्वागत है स्वागत है सभी का। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, लिंक आपकी स्क्रीन पर है। और एक बार सभी लोगों को बता दीजिए अपनी क्लास हो चुकी है प्रारंभ, ताकि हम प्रारंभ कर सक। जी 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 स्वागत है। चलिए तो फिर प्रारंभ करें भैया। आज आपके लिए एनसीईआरटी जैसा कि मैंने बताया था 6th क्लास रुचिरा से, रुचिरा में जितने भी पद्य हैं, जितने भी गद्य हैं, पद्यांश गद्यांश, उन सबको लाइन से एकदम आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। पाठ में अगर पद्य है तो पद्य लेकर के आ रहा हूं, गद्य है तो गद्य लेकर के आ रहा हूं। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी सीटेट की यात्रा को। जैसा कि आप सबको पता है मेरी जो क्लास है वो आप सबके साथ होती है वेंसडे टू संडे। वेंसडे टू संडे 5 दिन 5 बजे मेरी क्लास होती है आप सबके साथ। संस्कृत की कोई भी जो है परीक्षा हो आपकी, उस सब के लिए जो है मैं जो है उपलब्ध रहता हूं। नमस्ते नमस्ते सरिता जी, सिंधु जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। पेपर 2, पेपर 1, सी टेट, रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, एच टेट, कोई भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, केवीएस, कोई भी आपकी परीक्षा हो, सभी एग्जाम में आने वाले प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। मैं अपने प्रश्नों का आधार इस प्रकार से रखता हूं कि आपको समझ में आया, आपको सीखने को मिले, ताकि ऐसा ना हो कि सीटेट की परीक्षा के लिए आप मेरे साथ पढ़ो और सीटेट की परीक्षा के बाद जब आप कोई और परीक्षा दो उसके लिए फिर से आप कुछ सीखो। नहीं, मैं हमेशा आपके लिए वो विषय लेकर के आता हूं जिससे कि आपको सीखने को मिले और आपकी सभी परीक्षाएं पास हों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ममता जी नमस्ते, ललिता जी नमस्ते, सीमा जी, मुन्ना जी, स्वागत है सभी का। चलिए देर नहीं करते, प्रारंभ करते हैं। आज जो है ना वो रुचिरा प्रथमो भागः, इसके 8वें पाठ पे हम आ चुके हैं। आपको पता है इससे पहले की क्लासेस में मैं इससे पहले वाले पाठ करा चुका हूं। कल भी मैंने 8वें पाठ में से 3 पद्य आपको पद्यांश कराए थे। आज मैं 2 पद्य इसके बचे हुए करवाऊंगा और अगला पाठ करवाऊंगा। तो एक बार सब लोग जल्दी से एक बार आ जाइए। सूक्ति स्तवकः नाम का ये पाठ है, इस पाठ को आज हम करेंगे। इस पाठ की 3 श्लोक, इसके 3 पद्य हम कल की क्लास में कर चुके हैं। अब बचे हैं 2 पद्य, 2 पद्य को हम आज करेंगे। ठीक है जी, इन 2 को हम आज करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मोटिवेशन अगर आपको चाहिए ना, मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो ऐसे ऐसे श्लोकों से लिया करो, ऐसे श्लोकों से मोटिवेशन लिया करो। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं एक बार सब लोग जल्दी से, एक बार सब लोग जल्दी से देखिए क्या बात कह रहे हैं। कह रहे हैं एक बार क्लास को लाइक भी तो कर दो सब लोग। देखो क्लास को ना काफी कम लोगों ने लाइक किया हुआ है, तो मेरा उत्साह कैसे बढ़ेगा भाई। मेरा भी तो उत्साह बढ़ाना है। मैं आपके लिए नए नए प्रश्न बना के लाऊं। ये मैं बना के लाऊं। ये दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं कि जाते हुए, गच्छन मतलब जाते हुए, ठीक है, चलते हुए, चलते हुए, पिपीलकः यानी चीटी, चीटी जो है ना वो चलते हुए हजारों योजन चली जाती है। शतान्य योजना नाम शतान्यपि, 100 योजन 1000 योजन तक चली जाती है, लेकिन न चलता हुआ, है ना, न चलता हुआ, घर में है ना, न चलता हुआ वैनतेयोपि, वैनतेय यानी कि गरुड़, गरुड़ जो है
पदम एकम न गच्छति, वो एक भी कदम नहीं चल पाता। जो बच्चा सीटेट की मेहनत करता है, जो बच्चा क्लास में आ रहा है, जो बच्चा रोज एक भी प्रश्न कर रहा है ना, अगर सोचो आप सीटेट का रोज एक प्रश्न सॉल्व करते हो, एक प्रश्न भी अगर आप सीखते हो ना, तो 30 दिनों में आप 30 प्रश्न तैयार हो जाते हैं और 100 दिनों में 100 प्रश्न। लेकिन जो बच्चा एक भी प्रश्न नहीं सॉल्व करता, वो 100 दिन बाद भी जीरो पे खड़ा होगा, जबकि आप 100 दिन में 100 प्रश्नों पे खड़े होंगे। ये मैं मिनिमम एक प्रश्न की बात कर रहा हूं। आप यानी चलता हुआ व्यक्ति हजारों योजन पहुंच जाता है, भले ही वो धीरे धीरे चल रही। देखो चींटी कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है, लेकिन धीरे धीरे चलती हुई चींटी भी जो है ना, वो हजारों योजन तक पहुंच जाती है। लेकिन अपनी एक उड़ान में जो है ना, वो अनेक किलोमीटर की यात्रा कर लेने वाला गरुड़ भी अगर बैठ जाए, अगर ना चले, तो वो एक पग भी नहीं चलता है। इसलिए रुकना नहीं चाहिए, जीवन में रुकना नहीं चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन में कभी भी अपने आप को, ठीक है अब तो मैंने सीटेट का पेपर दे दिया, अब तो 2 महीने आराम से सोऊंगा, नहीं। यही वो समय है कि जब आपको खुद को और मोटिवेट करना है, वो जो आपका रिदम बना हुआ है ना, उस रिदम में जो है ना, वो बनाए रखना है स्वयं को। ठीक है, चलो प्रश्न पे आ जाओ। अस्मिन श्लोके प्रामुख्येन वर्णितः, इस श्लोक में प्रमुख रूप से क्या बात बताई गई है? गुणों की महिमा, दोष की महिमा, कर्म करना या निंदा की महिमा, क्या बताया बताओ? क्योंकि मैं आपके लिए प्रश्न संस्कृत में भी रखूंगा, हिंदी में भी रखूंगा। लास्ट के प्रश्न हिंदी में है, शुरू के प्रश्न संस्कृत में है। तो सभी लोग बताओ इसमें किस चीज के बारे में बताया है? किस मास्टर साहब नमस्ते, नमस्ते प्रीति जी नमस्ते, स्वागत है, पिंकी कुमारी स्वागत है। चलो, तो इस श्लोक में कर्म कर्तुम, कर्म करने के लिए कहा है। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, तो कर्म करने के लिए। कर्म कर्तुम का अर्थ क्या हो गया? कर्म करने के लिए। इस कर्म करने के लिए इस श्लोक में कर्म करने के लिए जो है ना, वो प्रमुख रूप से बताया गया है। समझ गए जी? आ जाओ जल्दी से अगले श्लोक पे आ जाओ। श्लोक का अर्थ बता चुका हूं, इसलिए अब डायरेक्ट प्रश्न पूछूंगा। इस श्लोक में कितने अव्यय हैं? कितने अव्ययों का प्रयोग हुआ इस श्लोक में? एक बार जरा देखते हैं। आप लोग भी आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। इस बार सीटेट नहीं रुकना चाहिए। सारी एनसीईआरटी खत्म करा दूंगा 6 से लेकर के 10 तक, और 11वीं और 12वीं की भी करवाऊंगा। अगले हफ्ते शिक्षा मनोविज्ञान, अगले हफ्ते पेडागोजी के ही प्रश्न होंगे। पूरे हफ्ते केवल और केवल पेडागोजी चलेगा। अगले हफ्ते केवल और केवल पेडागोजी चलने वाला है। ठीक है जी? चलिए तो बताइए कितने अव्यय हैं इसमें? गिनते हैं एक बार। गच्छन, पिपीलको, याति, योजना नाम, शतानि, अपि। एक तो अपि हो गया। अगच्छन वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति, एक न हो गया, एक अपि हो गया। 3 जगह पे यहां प्रयोग हुआ है। अव्यय का प्रयोग 3 जगह पे हुआ है, 2 जगह सेम अव्यय है, एक न अव्यय है। टोटल यहां पे 3 बार अव्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी? कितनी बार प्रयोग हुआ है? 3 बार। 2 जगह अपि अपि और 1 जगह न, ये 3 बार प्रयोग हो गया। समझ गए जी? समझ गए? देखो आपका ये आंसर भी ठीक है, जिन लोगों ने आंसर ए लगाया है उनका भी ठीक है, क्योंकि अव्यय 2 ही प्रयोग हुए हैं लेकिन 3 जगह प्रयोग हुए हैं। तो एक प्रकार से जिन्होंने ए लगाया वो भी ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव है ना, मेरा मोटिव है आपको ज्ञान कराना, आपको ध्यान में कराना कि कौन कौन सा अव्यय है। तो अगर आपने ध्यान कर लिया कि एक जगह अपि है, एक जगह न है, और यहां पर भी अपि ही है, तो अपि को आपने एक बार भी गिना है और एक बार इसको 2 बार, तो 2 वाले को भी मैं ठीक मानता हूं। मैं 2 वालों को भी ठीक मानता हूं। बेटा आगे आ जाओ जल्दी से। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? गच्छन में यहां पे कौन सा प्रत्यय है? चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। कैसे पहचानते हैं सर? अरे क्लास में आकर के पहचानेंगे। मैंने पूरा कोर्स अभी आपको अपने, देखो ये नीचे आपको एक पट्टी दिखाई दे रही होगी। अभी अपना जो है ना, वो गणेश चतुर्थी सेल चल रहा है, जिसमें कि आपको सीटेट और अन्य जो है टेट बहुत ही कम दामों में मिल रहा है। उसके अंतर्गत बेटा पढ़ाया है मैंने, एक एक बात पढ़ाई है। शब्द रूप पढ़ाए हैं, धातु रूप पढ़ाए हैं, वचन पढ़ाए हैं, अव्यय पढ़ाए हैं, क्रिया रूप पढ़ाया है, कारक पढ़ाया है, विभक्ति पढ़ाया है, समास पढ़ाया है, वाच्य परिवर्तन पढ़ाया है, सारी चीजें पढ़ाई हैं। उपसर्ग पढ़ाए हैं, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, 22 उपसर्ग हैं। जल्दी से बता दो कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रि प्रत्यय है इसमें। ठीक है,
क्षत्रि प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? क्षत्रि। क्षत्रि प्रत्यय कब होता है? जब क्रिया हो रही हो, जब कोई काम हो रहा हो, है ना, जब कोई काम हो रहा हो, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, चलते हुए, अभी अभी चल रहा है वो, चलते हुए, गच्छन, है ना, गच्छन पिपीलको याति, चलते हुए, चलते हुए। कौन सा प्रत्यय है बोलो? मुझे भी शामिल कर लीजिए आप टीचिंग, टीचिंग में, हाँ आप ज्वाइन कर लो बेटा, कोर्स ज्वाइन कर लो जल्दी से, ठीक है जी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब भी बात होगी, क्रिया अभी हो रही है, अभी क्रिया निरंतर, अभी क्रिया की निरंतरता है, क्रिया अभी हो रही है। जैसे अहम गच्छामि, अच्छा अहम गच्छामि का अर्थ क्या हो जाएगा? अहम गच्छामि का अर्थ क्या हो जाएगा? अहम गच्छामि का अर्थ हो जाएगा मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। अब मैं सुबह भी जाता हूं, मैं सुबह जा सकता हूं, मैं सुबह जाता हूं या शाम को जाता हूं या दिन में जाता हूं या जो है 2 महीने में एक बार जाता हूं या साल में एक बार जाता हूं, लेकिन मैं जाता हूं, समझ गए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अहम गच्छन अस्मि, अहम गच्छन अस्मि, मतलब मैं अभी जा रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे आ जाओ जल्दी से। याति का अर्थ क्या? याति इत्यस्य अर्थः, याति मतलब क्या? याति मतलब क्या? भ्रमति, अटति, गच्छति, ददाति। क्या अर्थ होगा बताओ, बताओ क्या अर्थ होगा? याति मतलब क्या होगा? याति, 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 ये जो लिखा है ना यहाँ पे, इस याति का क्या अर्थ है? भ्रमति, अटति, गच्छति या फिर ददाति। भ्रमति का अर्थ होता है घूमना, अटति का अर्थ भी घूमना ही होता है, गच्छति का अर्थ होता है जाना, और ददाति का अर्थ होता है देना। तो याति का क्या अर्थ है? याति मतलब गच्छति, याति मतलब क्या होता है? गच्छति। जैसे एक शब्द है ददाति, और ददाति के लिए हम यच्छति भी प्रयोग कर सकते हैं, मैंने क्लास में बताया था। ददाति एंड यच्छति बोथ आर सेम। ददाति मीन्स यच्छति, यच्छति मीन्स ददाति, ददाति मतलब देना, यच्छति मतलब भी देना। ऐसे ही गच्छति मतलब भी चलना और याति मतलब भी चलना। संस्कृत में देखो, हमारे पूर्वजों ने जो भाषा बनाई, संस्कृत भाषा, वो बहुत धनी भाषा है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं, एक शब्द के लिए हजारों शब्द हैं, है ना। वो हम बचन में पढ़ते थे ना, जो है अग्नि के लिए अनिल, है ना, जैसे आकाश के लिए आकाश, अंबर, है ना, जो है गगन, है ना, ख, कितने शब्द पढ़ते थे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। शतान्यपि, शतान्यपि में कौन सी विभक्ति है? शतान्यपि। अब मैंने सोच लिया है, आपको सारा व्याकरण जो पढ़ाऊंगा ना, वो केवल शब्द, केवल पद्यांश और गद्यांश को लेकर के आऊंगा, उसके बीच में से ही मैं आपसे व्याकरण पूछूंगा। तो एक बार सब लोग बता दो जल्दी से, एक बार जल्दी से बता दो सब लोग, शतान्यपि में कौन सी विभक्ति है? शतान्यपि, शतान्यपि में कौन सी विभक्ति है? ये सॉरी, कौन सी संधि है? विभक्ति रह गया यहाँ पे, संधि। कौन सी संधि है बताओ, कौन सी संधि है? इक संधि, अयादि संधि, यण संधि, पूर्व रूप संधि। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। इससे सरल कुछ नहीं हो सकता बेटा, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। एक बार क्लास को लाइक कर दो, सभी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है अभी तक, इससे मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा? क्लास को लाइक कर दो बच्चों, सब लोग जल्दी से बताओ जी, कौन सी संधि है? यहाँ पे क्या है? शतानी, और इधर क्या है? अपि, ठीक है जी। अब मैंने आपको विच्छेद करना सिखा दिया, अब वापिस संधि करते हैं। यहाँ पे लास्ट में ई है, यहाँ पे अ है। जब भी ई ध्वनि के बाद अ ध्वनि आएगा तो ई के स्थान पे य हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोल के देखो, मेरी बात मत मानो, बोल के देखो, ई अ ई अ ई अ ई अ ई अ य य य य य य य य बन गया। फिर से बोल के देखो, ई बोलो तुरंत अ बोलो, ई अ ई अ ई अ ई अ ई अ य य य य य य बन जाएगा ना। अरे ऑटोमेटिक है, सब कुछ आपको आता है, सब कुछ आपको आता है, बस जानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जैसे 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 जो है ना,
वो आचार्य भास्कर ने हमको ये बताया कि इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल पहले भी था जो है पृथ्वी में भास्कराचार्य के बताने से पहले। तो वैसे सब कुछ आपको पहले से पता है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप खुद ही देखो, आप ई के बाद में अ बोलो, ई अ ई अ ई आ ई आ या अपने आप ही य बन जाएगा। ठीक है जी, तो इस ई के स्थान पे य कर लो, ये हो जाएगा शतान नो, ई के स्थान पे य, ये वाला ओ इसमें जुड़ जाएगा शतान्यपि। तो यण संधि कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं इसको? यण संधि। खेल खेल में सिखाया है सब कुछ, मैंने आपको खेल खेल में सिखाया। जल्दी बताओ। हर हर महाकाल, नमस्ते महादेव जी, स्वागत है, आ जाइए। वैनतेयो अपि, वैनतेयोपि, इसमें कौन सी संधि है जरा बता दो। वैनतेयोपि में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? एक बार बताओ, एक बार बताओ, एक बार बताओ सब लोग बताओ, सभी लोग बताओ, एक बार सभी लोग बताओ, कौन सी संधि है जी? कौन सी संधि है? वैनतेयोपि, वैनतेयोपि कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? कौन सी? देखो देखो, वैनतेयो, देखो इसमें कौन सी संधि है? देखो, वैन तेयो प्लस अपि। देखो एक नियम देख लो, जब भी किसी शब्द के अंत में ओ होगा और उसके बाद में अ होगा, या किसी शब्द के अंत में ए होगा और ए के बाद में अ होगा, तो क्या होगा? अगर शब्द के अंत में है तो सामान्य रूप में अगर ए के बाद में अ होगा तो ए के स्थान पे अय आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर शब्द के अंत में कहीं पर ए या ओ हो और उनके बाद में ह्रस्व ओ हो, तो इन दोनों के स्थान पे यहाँ पे ए ही हो जाएगा, और ओ के बाद अगर अ है तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाएगा। ये ओ को बताने के लिए यहाँ पे एक एस के जैसा चिन्ह लगा देंगे, इसको अवग्रह कहते हैं। तो बेटा इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, जहां पे पहला और दूसरा वर्ण मिलकर के पहले के जैसे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और पहले के जैसे हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पूर्व रूप। समझ गए? ऐसा ही पर रूप होगा, अगर जो है ना अ के बाद में ए होगा तो दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे, और अगर अ के बाद में जो है ना वो ओ होगा तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। ये कब होगा? अगर ये अ उपसर्ग के अंत में आता है तो, उपसर्ग के अंत वाले अ के बाद होगा तभी ऐसा नियम होगा, नहीं तो वृद्धि संधि वाला कॉन्सेप्ट है। आगे आ जाओ। पिपीलकः का अर्थ क्या है बताओ? पिपीलकः, सब लोग बताओ, पिपीलकः का क्या अर्थ है? पिपीलकः, जी जी जी, हाँ, पहले जैसा रूप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। पिपीलकः का क्या अर्थ है? पिपीलकः मतलब क्या होता है? शेर, हाथी, मैना या चींटी। क्या अर्थ होता है? गच्छन पिपीलको याति योजना नाम शतान्यपि। ठीक है जी, क्या क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? हाँ जी, हाँ जी, नींद खुल गया जी, स्वागत है पोद्दार जी आपका। बताओ, जल्दी बताओ, पिपीलकः का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, एकदम बढ़िया से काम करना है, बढ़िया से जो है ना समझना है। पिपीलकः का अर्थ क्या है? चींटी। देखो चींटी कैसे चलती है, एक बात आपको बताऊं, आपको एक बात बताऊं, चींटी में आंखें नहीं होती। ठीक है, चींटी की आंखें नहीं होती। ठीक है, चींटी की आंखें नहीं होती, इसलिए चींटी क्या करती है? एक चींटी, दो चींटी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने देखा होगा एक चींटी दूसरी चींटी के पीछे पीछे चलती है। अच्छा देखो क्या होता है, ये वाली चींटी इधर से आ रही है, ये वाली चींटी इधर से आ रही है, ये दोनों आपस में, आंखें तो होती नहीं, तो ये दोनों आपस में टकराती है ना, तो ये इधर को वापस मुड़ जाती है, इधर को वापस मुड़ जाती है, तो जो जहां से आ रहा था वो वहीं पे चला जाता है। आपने देखा होगा कि चींटी हमेशा जब भी चलती है ना तो एक लाइन से चलती है, क्योंकि चींटी में आंखें नहीं होती, चींटियों में आंखें नहीं होती बेटा, और सांप के कान नहीं होते। जो आप वो सुनते हो ना, पी 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 पी, उसको कुछ नहीं सुनाई देता, सांप के कान होते ही नहीं है। सांप को केवल और केवल जो है ना, वो जो आप बीन बजाते हो ना, तो वो बीन की नोक पे डांस करता है, वो नोक को फॉलो करता है। आप बीन की जगह कोई डंडा भी रख दोगे ना, तब भी वो उसी को फॉलो करेगा। सांप के कान नहीं होते,
चींटी की आंखें नहीं होती, और वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष 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 केवल फील कर सकता है ना, केवल फील। आप वृक्ष को टच करोगे ना तो वृक्ष को फील होगा कि कोई मुझे टच कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है, समझ गए जी। हाँ, आगे आ जाओ। कृष्ण किस रंग, यहां पे आए ना कृष्ण, एक अगला श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ठीक है, काकः कृष्णः, कौवा भी काला, पिकः कृष्णः, और कोयल भी काली, को भेदः पिक काकयोः, और कौवे और कोयल में क्या भेद है, तो बताया वसंत समये प्राप्ते, जब वसंत ऋतु आती है, जब प्रेम की ऋतु आती है, जब वसंत ऋतु, जब 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 प्रकृति में नया ज्वार फूटता है, जब नया भारतीय वर्ष प्रारंभ होता है वसंत काल में, यानी कि वसंत समय पे ही भारतीय नव वर्ष प्रारंभ होता है, उस वसंत समय पे, है ना, वसंत काल कब आता है ये बताने के लिए मैंने बताया कि जब भारतीय नव वर्ष प्रारंभ होता है उस समय वसंत समय होता है। तो वसंत समय आने पे पता चलता है कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, क्योंकि कौवा कुछ बोलता है तो हम डंडा लेकर के उसको भगाते हैं अपने अपने आंगन में से, लेकिन कोयल जब कूजती है ना तो मन को अच्छा लगता है। तो बताओ कृष्ण किस रंग के लिए? बहुत सरल आंसर है, बहुत ही सरल आंसर है, बहुत ही सरल आंसर है। एक बार सब लोग बताओ कृष्ण किस रंग के लिए आया है? तो कृष्ण का अर्थ होता है काला। ठीक है, वैसे कृष्ण का अर्थ नीला भी होता है, मतलब अगर आप बहुत डीपली पढ़ोगे ना तो दर्शन में जो है ना वो नीले शब्द, नीले के लिए भी काला प्रयोग होता है, लेकिन सामान्य रूप से जो है ना वो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला। ठीक है, जैसे 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 मेरा कन्हैया है, कन्हैया को रंग कैसो है? कन्हैया को रंग जो है ना कारो है। ठीक है, वो कहता है ना राधा तो गोरी मैं क्यों काला, तो मेरे कन्हैया को रंग कालो है, इसलिए हम उसे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कृष्ण कहने के दो तात्पर्य हैं, एक तो वो आकर्षित करता है, कृष्ण है ना, एक मेरा कन्हैया आकर्षित करता है अपनी ओर, इसलिए वह को नाम कृष्ण है, और एक जो है ना वह को रंग कारो है, इसलिए वह को हम क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। समझ गए? तो कृष्ण का अर्थ है काला। आगे आ जाओ, पिक काकयोह में कौन सा समास है? पिक काकयोह में कौन सा समास है? अब बेटा गद्य और पद्य के माध्यम से ही आपसे मैं रोज पूछूंगा इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सा वचन है, कौन सा लकार है, सब कुछ गद्यांश पद्यांश के माध्यम से ही पूछूंगा, अलग से बिल्कुल नहीं पूछूंगा। ठीक है जी, जरा एक बार बता दो पिक काकयोह में कौन सा समास है? पिक काकयोह में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि? जरा बता दो बता दो बता दो। नैना पंडित जी स्वागत है, क्या हुआ जी? देखो नीला भी होता है, लेकिन आप नीला अभी मत समझो, जब आप संस्कृत को बहुत डीपली समझ जाओगे ना तब वहां पे नीला शब्द के लिए भी कृष्ण प्रयोग होता है, पर वो दार्शनिक विषय में है, वो किसी और परिपेक्ष में है ना, वो किसी और अर्थ में है। अभी आप इतना ही समझो कि कृष्ण का अर्थ काला होता है। ठीक है, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला होता है। तो पिक और काकयोह में, अरे दोनों की महत्ता बराबर है ना। देखो अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्ययी भाव मेन होता है, तत्पुरुष में दूसरे वाला पद मेन होता है, द्वंद्व में दोनों मेन होते हैं, बहुव्रीहि में दोनों में से कोई नहीं होता, कोई अन्य होता है। तो जब कौवा और कोयल दोनों की बात बराबर है तो द्वंद्व हुआ ना। अरे द्वंद्व का अर्थ ही होता है दो, जब दोनों की बात हो रही हो तो उसका अर्थ होता है द्वंद्व समास। तो पिकः च काकः च, तो क्या हो जाएगा? पिकः च काकः च पिक काकौ, पिक काकौ, पहले द्विवचन बनाओगे, उसके बाद तयोः षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तयोः पिक काकयोः, पिक काकयोः। अब मैं इसका हिंदी बता दूं एक बार, कोयल और कौवा, कोयल कौवा, उनका कोयल और कौवे का, तो क्या अर्थ हो गया? कोयल और कौवे का द्वंद्व समास हो गया। ठीक है जी, आगे आ जाओ। इस श्लोक में किसकी तुलना की है? ठीक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः पिकः पिकः। तो इस श्लोक में किसकी तुलना की गई है?
क्रोधी और अक्रोधी की, मित्र और शत्रु की, गुणवान और अगुणी की, छात्र और अध्यापक की। किसकी तुलना की है बताओ? इस पद्य में किसकी तुलना की है? एक बार सब लोग बताओ, एक बार सभी लोग बताओ। क्लास को बहुत ज्यादा शेयर कर दो सभी लोगों के साथ, ताकि हम धड़ल्ले से एकदम बढ़िया से जो है ना प्रश्न करें। प्रश्न करेंगे बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से प्रश्न करेंगे। एक बार जल्दी से जो है ना क्लास को सभी लोगों तक भी पहुंचाओ, बीच बीच में लाइक करते रहो। बताओ जी, किसकी तुलना की है? किसकी तुलना की है बताओ जरा एक बार जल्दी से, है ना? किसकी? भाई देखो, कोयल जो होती है ना, कोयल में सुरीला गाने का गुण होता है, और कौवा कैसा होता है? कान को बहुत बुरा लगता है। भगाओ इसको, भगाओ इसको। ठीक है, कौवे की आवाज ना बहुत कर्कश होती है, मन को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब कोयल गाती है तो मन को बड़ी प्रसन्न होती है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे गुणवान और अगुणी की जो है तुलना की गई है। देखो कौवा कैसा है? वो गुण रहित है। ठीक है, वो गुण रहित है, उसमें कोई गुण नहीं है, वो अगुणी है। ठीक है, अगुणी है। और पीका कोयल क्या है? वो गुण वाली है, उसमें गुण है। ठीक है, वो गुणी है। तो इसलिए गुण और गुणी की कहने का अर्थ क्या है भाई? बहुत सारे लोग डींगे मारते हैं, इस बार तेरा भाई सीटेट में तहलका मचा देगा, इस बार तेरा भाई सीटेट में ये कर देगा। ऐसी हवाबाजी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जब दिसंबर में सीटेट का एग्जाम आता है ना, जब दिसंबर में एग्जाम आएगा ना, तब पता चलता है कौन सीटेट में पास होता है, कौन फेल होता है, किसने तैयारी की है, किसने तैयारी नहीं की है। ये पता कब चलेगा? पहले तो हर कोई बोल देगा मेरे 30 में से 30 आएंगे, मैं एकदम इस बार तहलका पहले सब बोलते हैं, लेकिन कौन सच में तैयारी करने वाला है, कौन हवाबाजी करने वाला है, ये कब पता चलता है? जब एग्जाम आता है। समझ गए जी? ये एग्जाम में पता चलता है कौन हवाबाजी करता है और कौन तैयारी करता है। ठीक है, आगे आ जाओ, है ना? ओह, ये क्या हो गया? अच्छा चलो, वो पिछला था। अब जो है ना, ये पार्ट खत्म हो गया। 9वें पार्ट में कुछ है नहीं, एक केवल उसमें जो बातचीत है। तो अब 10वें पार्ट पे आ जाओ। अब रुचिरा क्लास 6th, ये क्लास 6th एनसीईआरटी, अब ये इसका कृषिकाः कर्मवीराः नाम का 10वां पार्ट है। अब हम 10वें पार्ट पे आ गए, तो एक बार 10वें पार्ट को समझते हैं। तो आ जाओ जरा जल्दी से। पहला श्लोक, सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिकाः कृषिकः नित्यम, शीतल शीतकालेपि कर्मठौ। बताओ, सूर्यस्तपतु, सूर्य तपता है, सूर्य अपने जो है ना वो अपनी अपने अपने प्रकाश से हमको तपाता है। और जो है मेघाः वा वर्षन्तु विपुलम जलम, और मेघ जो है ना वो विपुलम यानी अधिक, जलम वर्षन्तु अधिक जल को बरसे। सूर्यस्तपतु, सूर्य तपाए, सूर्य की जो रोशनी आवश्यक है ना, सूर्य की रोशनी के बिना हमारा जीवन चलेगा नहीं, है ना? पूरी प्रकृति जो है ना वो स्थिर हो जाएगी। तो सूर्य तपाए और मेघ जो है ना वो अधिक मात्रा में जल को क्या है, विपुलम जलम, है ना, ज्यादा मात्रा में जल को बरसाए, है ना। कृषिकाः कृषिकम नित्यम, भले ही सूर्य ज्यादा तपाए या मेघ ज्यादा बारिश करें, कहने का अर्थ क्या है? गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए या फिर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, गर्मी ज्यादा होने पे लोग एसी चला के बैठ जाते हैं और ज्यादा पानी बरसने पे लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं। लेकिन कृषिकाः कृषिकः नित्यम, कृषिकाः कृषिकः नित्यम, लेकिन किसान किसान होता है हमेशा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, बारिश हो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कृषिकः कृषकः नित्यम, जो किसान होता है वो किसान ही रहता है। शीतकालेपि कर्मठौ, शीतकाल हो या वर्षा काल हो या गर्मी का समय हो, ये जो कर्मठ है ना, कर्मठौ कृषकाः, हमेशा कृषक ही यानी किसान हमेशा किसान रहता है। किसान कभी आलस्य नहीं करता, किसान कभी ये नहीं कहता कि भाई आज ज्यादा गर्मी है, आज घर पे एसी चला के सो जाता हूं, कल मैं कर लूंगा। वो गर्मी में भी खेतों में क्या करता है? अन्न उगाता है, सर्दियों में भी अन्न उगाता है, शीतकाले भी, शीतकाल में भी अन्न उगाता है। और मेघा वर्षन्तु विपुलम जलम, जब बादल ज्यादा बारिश कर देते हैं यानी वर्षा काल में भी वो क्या करता है? अपना काम करता है। इसलिए क्या है? कर्मठ है, कर्मठ है, परिश्रमी है। कृषक कौन है? परिश्रमी है। तो जरा बताओ, सूर्यस्तपतु में कौन सी संधि है?
सूर्यस्तपतु में कौन सी संधि है, जरा बताओ, जल्दी से बताओ। सूर्यस्तपतु में कौन सी संधि है, सूर्यस्तपतु में कौन सी संधि है? क्या लिखा है? सूर्यः प्लस तपतु, तपतु। अब एक नियम बता रहा हूं आपको, अब एक नियम बता रहा हूं आपको। अगर विसर्ग के बाद वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो तो इस विसर्ग के स्थान पे स कर देना। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि है? इसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं कहूं सूर्यः तपतु, तो यहां पे क्या है? सूर्य, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे मैं कहूं कि मुन्ना जैसे मैं कहूं, जैसे आप में से किसके नाम के आगे विसर्ग आएगा? जैसे जैसे मैं कहूं कपलेश्वरः तरति। जैसे मैं कहूं, क्या कहूं? कपलेश्वरः तरति, तरति। अब देखो यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद में त है, तो जब भी पहला अक्षर वर्ग का या दूसरा अक्षर आ जाए विसर्ग के बाद, तो आप इस वाले विसर्ग को स कर देना। तो ये हो जाएगा स, तरति, है ना, तरति। तो क्या अर्थ हो जाएगा? कपलेश्वरस्तरति। क्या अर्थ हो जाएगा? बोलो, क्या अर्थ हो जाएगा? कपलेश्वरस्तरति। ठीक है, कपलेश्वरस्तरति, तरति, ये अर्थ हो जाएगा। समझ गए जी? समझ गए? तो सूर्यः तपतु, यहाँ विसर्ग के बाद में त है। अब ये वर्ग का पहला अक्षर है तो ये विसर्ग को स हो जाएगा। अब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा सूर्यस्तपतु। क्या हो जाएगा जी? बोलो, सूर्यस्तपतु। क्या हो जाएगा? बोलो, सूर्यस्तपतु। इसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ। वर्षंतु में कौन सा लकार है? जल्दी से बताओ, वर्षंतु में कौन सा लकार है? जल्दी से बताओ, वर्षंतु में कौन सा लकार है? तहलका मचा देंगे इस बार तहलका मचा देंगे भैया। एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये बहुत सरल है। वर्षंतु, वर्षंतु है ना। वर्षंतु में कौन? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। लोट लकार, लोट लकार। जब आप आज्ञा देना तो लोट, है ना, कि मेघ अधिक जल को बरसाएं और सूर्य तपतु, सूर्य ज्यादा तपे, है ना। भले ही सूर्य तुम ज्यादा तपो, भले ही मेघ ज्यादा जल बरसाएं, लेकिन किसान नहीं रुकता। लोट लकार है बेटा। लकार शब्द रूप, धातु रूप, वाच्य परिवर्तन, संधि, समास, कारक, यही सब आएगा एग्जाम में। और ये सब कुछ पूछूंगा आपसे पद्यांश और गद्यांश में से। ठीक है जी, आगे आ जाओ। शीतकालेपि, इसमें कौन सी संधि है? जरा बताओ। मैंने अभी बताया था आपको, मैंने अभी इसी क्लास में आपको बताया था इस संधि के विषय में। एक अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूं, शीतकालेपि। इसमें कौन सी संधि है बताओ? वहां पे मैंने आपको ओ का एग्जाम्पल दिया था, यहां पर मैं आपको ए का एग्जाम्पल दे रहा हूं। बताओ, शीतकाले, शीतकाले अपि। देखो, जब भी किसी शब्द के अंत में ए हो और उस ए के बाद में ह्रस्व अ हो, आ नहीं केवल अ, तो इन दोनों के स्थान पे ये पहले वाला ही रूप हो जाएगा और इस अ के स्थान पे ऐसे एक चिन्ह छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था इसी क्लास में, वैनतेयोपि, वैनतेयो प्लस अपि। अब देखो यहां भी क्या है, ये वैनतेयो एक शब्द है, शब्द के अंत में ओ है और ओ के बाद में अ है, तो क्या हो जाएगा? इनके स्थान पे यहाँ पे ओ ही हो जाएगा और इस अ के स्थान पे ऐसे एक चिन्ह आ जाएगा, तब लिखेंगे वैनतेयोपि। इसलिए हमने कैसे लिखा था? वैनतेयोपि, ऐसे लिखा था। समझ गए? समझ गए? ये अयादि संधि का अपवाद है, ये अयादि संधि का अपवाद है, अयादि संधि का अपवाद है ये। ठीक है जी, आगे आ जाओ। विपुलम का अर्थ क्या होता है? विपुलम, विपुलम, विपुलम का अर्थ क्या होता है? बताओ सभी लोग, बताओ सभी लोग, बताओ सभी लोग, बताओ विपुलम का अर्थ क्या होता है? विपुलम, विपुलम, विपुलम जलम, विपुलम जलम। क्वेश्चन नंबर 16, विपुलम जलम। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, विपुलम जलम का अर्थ क्या होता है? विपुलम जलम का अर्थ क्या होता है? विपुलम, विपुलम, विपुलम का अर्थ होता है ज्यादा, कम, ज्यादा, गर्म या शीतल।
ज्यादा, है ना। विपुलम का अर्थ क्या होता है? ज्यादा। समझ गए जी? समझ गए, समझ गए, समझ गए। आगे आ जाओ। विपुलम का अर्थ गर्म नहीं होता, विपुलम का अर्थ होता है ज्यादा, ज्यादा। ठीक है। कर्मठौ, कर्मठौ में कौन सा वचन है बताओ? कर्मठौ में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर उभय वचन? बताओ कौन सा वचन है? कर्मठौ में कौन सा वचन है? कर्मठौ में कौन सा वचन है? जरा बता दो, जरा बता दो सब लोग एक बार, बढ़िया से, बढ़िया से। एक प्रश्न गलत जिस दिन मेरी क्लास में एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे ना आप, मैं समझ जाऊंगा मुझे पढ़ाना आता है। तब तक मैं नहीं समझता हूं मैं कि मेरी मेहनत पूरी हुई है। अभी मैं मेहनत करता रहूंगा, जब तक एक भी प्रश्न आप गलत करोगे ना तब तक मैं बहुत मेहनत करता रहूंगा। जिस दिन आप सारे प्रश्न ठीक करने लगोगे उसके बाद ही मैं रुकूंगा। तो द्विवचन है, रामः रामौ, रामः रामौ, रामौ, बालकः बालकौ, बालकौ, अनुजः अनुजौ, अनुजः अनुजौ, भ्रातः भ्रातरौ, हैं, भ्रातरौ। ठीक है। संजयः संजयौ, संजयौ। ऐसे ही कर्मठः कर्मठौ, कर्मठौ। समझ गए जी? कौन सा है? द्विवचन है, इसीलिए शब्द रूप याद करने के लिए बोला। वा, वा यह क्या है बताओ? वा को आप क्या नाम दोगे? धातु रूप है ये, शब्द रूप है ये, क्रिया रूप है ये, अव्यय रूप है ये, क्या है ये? वा का अर्थ क्या होता है? वाह है। सूर्यस्तपतु मेघाः वा, ये जो वा है ना, इस वा को आप क्या कहोगे? ये अव्यय है या ये क्रिया रूप है, शब्द रूप है या धातु रूप है? इसको क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? जल्दी बताओ। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा बेटा इस बार, इस बार कुछ नहीं छूटेगा। सर बहाना नहीं चाहिए किसी का, इस बार बहाना नहीं चाहिए। इस बार सीटेट चाहिए, आपके नाम का सीटेट चाहिए, ताकि मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में स्कूल का जो नया टर्म स्टार्ट होता है ना, नया सेशन स्टार्ट होता है, तब तक आप स्कूल में चाहिए, आप स्कूल में चाहिए तब तक, तब आप मार्च अप्रैल से पढ़ाना चालू कर दोगे। दिसंबर का जो है ना वो सीटेट निकालो और मार्च अप्रैल से जो है वो पढ़ाना चालू कर दो स्कूलों में। ठीक है जी? मैं वो देखना चाहता हूं। क्या है ये? अव्यय है। क्या स्वरूप है ये? अव्यय है ये। ठीक है जी? आगे आ जाओ। इस श्लोक में किस बात की महिमा है? छात्र की, शिक्षक की, किसान की या कुम्हार की? ये जो श्लोक आपके सामने दिख रहा है, सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मठौ। इसमें किसकी महिमा की कही गई है? किसके बारे में बताया गया है? किसको यहाँ पे महिमा मंडित किया गया है? जरा एक बार बताओ, किसको महिमा मंडित किया है? छात्र को, शिक्षक को, किसान को, कुम्हार को। ये तो सरल है, ये तो सरल है। अरे इतना सरल क्यों पूछा? इतना सरल इसलिए पूछा है बेटा क्योंकि मैं यहाँ तो मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया है, यहाँ तो मैंने अर्थ बता दिया है। एग्जाम में भी आप अर्थ निकाल करके सही आंसर करो, इसके लिए ऐसे प्रश्न भी आपके लिए बना करके ले करके आता हूं। ठीक है जी? तो किसान की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? किसान की चर्चा हो रही है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हैं, तपतु, तपतु में कौन सा लकार है? तपतु अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था तपतु में कौन सा लकार है? अभी मैंने बताया था तपतु में कौन सा लकार है? बताओ। तपतु इसमें कौन सा लकार है? अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था, इसी क्लास में बताया था, इसी क्लास में बताया था। तपतु इसमें कौन सा लकार है? बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, तपतु में कौन सा लकार है? कौन सा लकार है तपतु में? बताओ बताओ बताओ, सभी लोग बताओ। देखो, लकार धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, कारक, वाच्य परिवर्तन, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें लोट लकार है बेटा। कौन सा लकार है? लोट। तपतु, भवतु भवताम भवन्तु, तपतु तपताम तपन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु। ठीक है जी? क्या हो जाएगा इसमें? लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग कब करते हैं? जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, अपने से छोटे को या अपने बराबर के व्यक्ति को जब हम क्या देते हैं, जब हम क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं, तो लोट लकार का प्रयोग होता है। समझ गए थी? चलिए जी, ये आप हमारी आज की क्लास, ये मेरा टेलीग्राम आईडी, इस पे जरूर जुड़िए। कोई शंका, कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। आपको पता है वेंसडे टू संडे मेरी क्लास होती है आप सबके साथ 5 बजे, 5 दिन 5 बजे, 5 दिन 5 बजे मेरी क्लास आप सबके साथ होती है। और जल्दी से सब लोग जो है ना वो सुपर कोचिंग टेट एंड पीआरटी बाय टेक्स्ट बुक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर
जो है क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, आपको सारी अपडेट मिलती रहे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देखो क्लास में आप इतने सारे लोग हो लेकिन मेरी क्लास लाइक नहीं की सबने, एक बार क्लास को लाइक कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छे प्रश्न लाऊं। तो आज हमने 10वें पाठ तक कर लिया है एनसीईआरटी, यानी कि छठी क्लास की पुस्तक के 10 पाठ हो गए। इस वीक में छठी क्लास की पुस्तक समाप्त। अगले हफ्ते 5 दिन पेडागोजी लाऊंगा, अगले हफ्ते 5 दिन पेडागोजी के प्रश्न होंगे और ऐसे प्रश्न लाऊंगा ना जो एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले प्रश्न है। एग्जाम में आने वाली पेडागोजी लाऊंगा अगले हफ्ते आपके लिए, पूरे 5 दिन पेडागोजी लाऊंगा। फिर वापस जो है ना एनसीईआरटी की 7th क्लास की पुस्तक पढ़ेंगे, फिर पेडागोजी लाऊंगा और उसके बाद मिक्स लाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, जी जी हाँ। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, पानी लाओ, भोजन लाओ, चाबी लाओ, रिमोट लाओ, दरवाजा बंद कर दो, है ना, चुप बैठो, ये सब के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। समझ गए जी, समझ गए जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, किसी का कोई और प्रश्न है तो बता सकते हैं, किसी के मन में कोई और प्रश्न है तो बता सकते हैं। सभी लोग एक बार जल्दी से, किसी के मन में कोई भी प्रश्न है, कोई शंका है, कुछ पूछना है तो बता सकते हैं, बता सकते हैं। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। ठीक है जी, ठीक है जी, कंप्लीट है। कुछ पूछना है किसी को, किसी को कुछ पूछना है? कब होती है क्लास, कब होती है क्लास? हमारी क्लास होती है 5 दिन 5 बजे, वेंसडे टू संडे, बुधवार से लेकर रविवार तक शाम के 5 बजते ही जो है ना, शाम के 5 बजते ही अपनी क्लास प्रारंभ हो जाती है। ठीक है जी, 5 दिन 5 बजे। ठीक है जी, ये जो पूरा ब्रह्मांड बना है ना वो 5 चीजों से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और जो है क्या, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये 5 चीजों से ये ब्रह्मांड बना है। तो ये पांचों चीजें जब इकट्ठी होती है ना तब अपनी क्लास होती है। ठीक है, जब ये पांचों चीजें इकट्ठी होती हैं, प्रकृति का निर्माण होता है, तब अपनी क्लास होती है 5 बजे। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए ठीक है। इति उक्त्वा विरमामि नमामि यामि च। वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति।